आप देख रहे हैं प्रदेश जनवार्ता और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के पूर्व सीईओ जमील खान के जाने के बाद लग रहा था कि वक्फ बोर्ड का निजाम फिर धराशाही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के नए सीईओ हसरुद्दीन शेख की कुर्सी संभालते ही वक्फ संपत्तियों को बचाने का काम फिर प्रभावी रूप से शुरू हो गया है। इसी मुद्दे पर प्रदेश जनवार्ता के प्रधान संपादक मोहम्मद यूसुफ ने वक्फ बोर्ड के नए सीईओ हसरुद्दीन शेख से चर्चा की। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के पूर्व सीईओ जमील खान के जाने के बाद लग रहा था कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का निज़ाम फिर धाराशाही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के नए सीईओ शेख हसरुद्दीन के आने के बाद वक्फ संपत्तियों को बचाने का काम प्रभावी रूप से शुरू हो गया है, जिसके चलते नए सीईओ को भारी राजनीतिक दबाव भी झेलना पड़ रहा है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट रहे हैं। इन्हीं सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के नए सीईओ शेख हसरुद्दीन। आइए हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। आपका प्रदेश जनवार्ता में बहुत बहुत स्वागत है और झीलों की नगरी भोपाल में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप वक्फ बोर्ड की आपने कमान संभाली और क्योंकि आप एक अलग फील्ड से हैं, इंजीनियर हैं, और वक्फ बोर्ड का जो कामकाज है वो बिल्कुल अलग है, एक नया तजुर्बा है। किस तरह देखते हैं इसको आप? वक्फ बोर्ड में वास्तव में अलग काम है, अलग तरह का काम है। मैं इंजीनियरिंग लाइन से आता हूँ, आरडी विभाग से। मैंने 38-40 साल अपनी सेवा उस विभाग में दी है और वहाँ का जो तमाम अनुभव था, तमाम तरह का अनुभव था, कार्यालयीन अनुभव, क्षेत्र का अनुभव, फील्ड का अनुभव, उनको अपने अंदर मेरे अंदर है वो अनुभव, और उसी अनुभव के आधार पर मैं वक्फ बोर्ड के काम को समझा हूँ और बहुत जल्दी मैंने इस काम को समझने की कोशिश की है और मैं इस काम को बेहतर से बेहतर करने के लिए अब तैयार हूँ और आगे काम कर रहा हूँ। वक्फ बोर्ड माना जाता है कि एक काली कोठरी की तरह है और यहाँ पर जितने भी वक्फ बोर्ड में सीईओ आए या प्रशासक या फिर चेयरमैन, जितने भी लोग आए वो कहीं ना कहीं विवादों से घिरे रहे। तो आप क्या मानते हैं, क्यों ऐसा इदारे में इस तरह की चीज़ क्यों है? नहीं, शासन प्रशासन के समस्त विभागों में या वक्फ बोर्ड के निज़ाम में भी सिमिलरिटियाँ हैं, कोई फ़र्क नहीं है। कोई नियम कानून जो बने हैं, जो बायलॉज बने हैं, एक्ट बना है, उनके हिसाब से अगर कोई काम शासन के अन्य विभागों में भी में कर रहे हैं, अगर उनके अगेंस्ट करेंगे, उनके विपरीत कोई काम करेंगे तो भी उनको पनिशमेंट और उनको परेशानियां उठानी होती हैं उन अधिकारियों को। और वक्फ बोर्ड का निज़ाम जो है पार्लियामेंट के एक्ट के हिसाब से जो 1995 में बना था, उस एक्ट के हिसाब से उसका पालन करते हुए अगर कोई निर्णय और कोई आदेश प्रसारित होंगे या कामकाज किया जाएगा तो निश्चित तौर पे इस तरह की जो आप बात बोल रहे हैं, किसी इस तरह की कोई बातचीत, वो कोई भी लांछन किसी पे नहीं लगेगा। और जो पूर्व के लोगों के विरोध जो बात आप बता रहे हैं, उन्होंने निश्चित तौर पर 1995 के जो एक्ट है उसके हिसाब से कुछ गलतियाँ छोड़ी होंगी, कुछ कमियाँ छोड़ी होंगी, जिस वजह से उनको खामियाजा भुगतना पड़ा है या पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि जितने भी जो अधिकारी आते हैं वो कहीं ना कहीं एक्ट से भटक कर, अपनी लाइन से भटक कर काम करते हैं, इसलिए इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। निश्चित तौर पे जो प्रावधान है, जो नियम कानून या विधि अनुसार, एक्ट अनुसार जो काम करेगा, उसमें इस तरह की कोई स्थिति नहीं निर्मित हो सकती किसी भी अधिकारी के साथ कि उसको विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़े। अगर आप अपने कर्तव्य का पालन एक्ट के अनुरूप कर रहे हैं तो मैं ये मानता हूँ कि कोई भी आपको आप अपने काम से और आपके कार्य व्यवहार से कोई असंतुष्ट भी नहीं हो सकता है और वो काम भी लीगली तौर पर ठीक माना जाएगा। अभी जो कमेटियाँ बनाने का सिलसिला चल रहा है, जैसे पहले कमेटी बड़ी आसानी से बन जाती थी, लेकिन अभी ये माना जा रहा है और देखा भी जा रहा है कि कई कमेटियां हैं जो आपके यहाँ पेंडिंग पड़ी हुई हैं और वो कमेटियां जो हैं वो बन नहीं पा रही हैं। क्या वजह है उसकी? कमेटियों का गठन दिन प्रतिदिन हो रहा है। कुछ कमेटियों में कुछ समस्याएं हैं,
बहुत सारे आवेदन आ जाते हैं, उनके चरित्र सत्यापन करवाने पड़ते हैं, कभी कभार सिफारिशें भी उसमें आती हैं। उनको ध्यान में रखते हुए किसको लिया जाए इसका आकलन करने के लिए हम अपने कुछ अमले को भी भेजते हैं वहाँ ग्राउंड रियलिटीज़ को देखने के लिए। फिर भी कुछ कमेटियाँ निश्चित तौर पर लंबित हैं, वो बहुत जल्दी बन जाएंगी और कमेटियों का सामान्य तौर पे कमेटियों का बनाने का काम लगातार चल रहा है और लगभग रोज़ ही कुछ ना कुछ कमेटियाँ बन रही हैं। आरोप ये लगता है कि जो कमेटियां आपके यहाँ आती हैं बनने के लिए, उनका जब तक कोई राजनीतिक रसूख ना हो या फिर उस राजनीतिक तौर तरीके से अगर उनको ना कहलवाया जाए, तब तक वो कमेटियां नहीं बन पा रही हैं। नहीं, साधारण एक आदमी अगर अच्छा आदमी है और उसका चरित्र भी अच्छा है, पुलिस सत्यापन भी सही है, सब कुछ सही है और वो एक ईमानदार इंसान है, अगर वो साधारण तरीके से आपके पास आता है तो बहुत मुश्किल होता है कमेटी बनना। निश्चित तौर पे आपकी बात कुछ हद तक सही मानी जा सकती है। वास्तव में लोग जो आते हैं इस इदारे में, वो पहले से ही कोई ना कोई सिफारिश का पत्र अपने आवेदन के साथ लगाते हैं कि हमें यहाँ का मुतवल्ली या प्रबंध समिति का सदर बना दिया जाए, अध्यक्ष बना दिया जाए। पर एक्ट के हिसाब से ऐसा किया जाना कोई आवश्यक नहीं है। अगर उनकी सिफारिशें आती हैं तो हम उनको ध्यान में रखते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनकी सिफारिशों के आधार पर भी को मानते हुए हम कमेटियों का गठन कर दें। हम और भी चीज़ें देखते हैं। हमारे जो रूल्स रेगुलेशन में जो चीज़ें आई हैं कि मुस्लिम होना तो अनिवार्य है ही है, वो समाज के अंदर उसका एहतराम भी हो, समाज के अंदर जाना पहचाना चेहरा भी हो, वो इस क्षेत्र में कभी जुड़ा हुआ होना चाहिए, वो बेहतर निजाम दे सकता है। ये बात भी हम लोग देखते हैं, उसके बाद कमेटियों का गठन किया जाता है। कई कमेटियां ऐसी हैं जो रसूखदार लोगों की कमेटियां हैं और वो एक बार कमेटी बन जाती है तो फिर वो अपने बाप की भभूति समझने लगते हैं उस प्रॉपर्टी को, उस संपत्ति को, और उसके बाद फिर वो दूसरी किसी कमेटी को बनने नहीं देते और लगातार जो है उसमें कुछ ना कुछ इस तरह की षड्यंत्र रचाकर और वक्फ संपत्ति को ठिकाने लगाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ या ऐसी लोगों की जानकारी हमारे पास कितनी है और कैसे हम उनसे निपटते हैं? नहीं, इस तरह की कोई जानकारी मेरे जब संज्ञान में आती है, अपवाद स्वरूप कहीं हो सकता है इस तरह का मामला हो, और वो भी अगर पर्टिकुलर कोई चीज़ मुझे बताई जाएगी या मेरे ध्यान में लाई जाएगी तो हम उसका भी जो है उसको देखेंगे। आम तौर पे जो अगर कोई रसूखदार है और वाकई वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, अच्छा मैनेजमेंट दे रहा है किसी जो है वक्फ के सदर के रूप में, तो मैं भी चाहूँगा कि वो कैरी ऑन करे, उनका कार्यकाल बढ़ाया जाए। और अगर वो ख़राब काम कर रहे हैं, भले ही रसूखदार है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि नई कमेटी को आगे लाना चाहिए। और हम इस दिशा में प्रयास भी कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे लोग इसमें कमेटियों में सदर हों, कमेटियों में मेंबरान हों, जो अपने मजहबी तौर पे, धार्मिक मान्यताओं के आधार पे जो है उस काम को आगे बढ़ाएं, चाहे वो दरगाह का हो या मस्जिदों का हो या अन्य प्रॉपर्टी को। कई जगहों से शिकायत आ रही है कि मध्य प्रदेश की वक्फ संपत्तियों पर लगातार कब्जा किया जा रहा है और कई जगहों पर जो है वो अवैध कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, तो उनकी खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं? उनकी कोई शिकायत मिली आपको? नहीं, शिकायतें लगातार आ रही हैं और शिकायतों पे ध्यान भी दिया जा रहा है। तत्काल उनमें रोक लगाने के लिए कलेक्टर महोदयों से पत्राचार हो रहा है और ऐसा देखने में भी आया है कि कई जगह प्रभावी काम भी हुआ है। जिला प्रशासन ने हमारा सहयोग किया है और जिला प्रशासन इसमें हमें सहयोग प्राप्त होने के बाद वो अतिक्रमण को भी हटाया गया है। हमारे यहाँ धारा 54 के केसेज भी लगाए जाते हैं। कोई अतिक्रमण करता है कोई, तो हम धारा 54 में उसकी सुनवाई करते हैं और उसको ट्रिब्यूनल में भेजते हैं। वहाँ से पारित होने के बाद प्रभावी तौर पे अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध उनका अतिक्रमण हटाने के लिए हम जिला प्रशासन से मदद लेते हैं और ये मिल भी रही है और हटाए भी जा रहे हैं अतिक्रमण। आरोप ये भी लगता है कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अंदर
जो लोग काम कर रहे हैं, कर्मचारी हैं, अगर सीओ या प्रशासक कोई भी पत्र शासन को या अन्य जगहों पर डिस्पैच करते हैं या पहुंचाते हैं, वो पत्र जो है दबाकर बैठ जाते हैं और बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पत्र दबाने की वजह से कई बार सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के नोटिस भी जो है वो दबाकर बैठ गए और कई प्रॉपर्टियां जो हैं वो वक्फ बोर्ड हार गया और प्राइवेट लोगों के पास चली गई। बेशक आपका ये कहना कुछ हद तक ठीक है। मैंने भी इस बात को देखा। मैंने एक मामले में देखा कि होशंगाबाद के शिवनी मालवा में इस तरह का एक केस मेरी नज़र में आया, ध्यान में आया था, जो 2013 में एक ज़मीन का कृषि लैंड को हारने के बाद 2013 से 2020 तक उस फाइल पे को पलटा के नहीं देखा गया। उसको मैंने संज्ञान में लाया, प्रशासक महोदय को भी बताया, उस पर आगे कार्रवाई चल रही है। अभी आपने ये जो मेरे ध्यान में लाया कि ये कर्मचारी आपके जो है ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, डाकें सही पहुंच नहीं रही हैं, दबा के रख ली जाती हैं। मैंने भी सडन जो है पिछले वीक में अपने कार्यालय का निरीक्षण करने के बाद एक डिस्पैच का काम, जो आवक और जावक का काम देखते हैं, उनके टेबल पे मुझे एक सप्ताह के पत्र जो मेरे हस्ताक्षर के बाद डिस्पैच होने के बाद डाक में डाले जाने थे, वो एक वीक में भी वो नहीं डाले गए थे। एक वीक तक लंबित पड़े हुए थे और मैंने इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए उस जो कर्मचारी है उसकी मैंने परामर्श भी किया अपने प्रशासक महोदय से और उनसे परामर्श के उपरांत हमने उनको निलंबित भी किया है। हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए भी कटिबद्ध हैं और किसी तरह की इस तरह की कार्यालयीन गलतियों पे हम किसी को माफ़ नहीं करेंगे। काम कार्यालय का शासकीय तौर तरीके से होना चाहिए। किसी तरह का कोई भी कागज़ आना है या कहीं जाना है उसको नियत टाइम में भेजा जाना चाहिए और हम पूरे कार्यालय का बारंबार निरीक्षण कर रहे हैं और कहीं कोई गलतियां होती समझाइश दे रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं, समय पे आने के लिए पाबंद कर रहे हैं। हम अपने स्टाफ में मैं स्वयं ये देख रहा हूँ कि काम को अब बेहतर तरीके से किया जा रहा है। प्रदेश में कई जगहों से कमेटियों के खिलाफ भी शिकायत आ रही है और वहाँ लोकल लोगों के जो एक्टिविटी है वक्फ संपत्ति को हड़पने की या कब्जा करने की, कब्जाने की, उसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? नहीं, मैंने इस मामले अपना एक दौरे करने का अपना मन बनाया हुआ है। पिछले अभी एक वीक से त्योहारों का सीज़न चल रहा है तो मैं नहीं जा पाया हूँ। पिछले 2 महीने में मैं 10 से 12 ज़िलों का मैंने भ्रमण किया है और ग्राउंड रियलिटी को समझा है, देखा भी अपनी आँखों से और फीडबैक भी लिया है अपने समाज के लोगों से, अन्य लोगों से, मुतबल्लियों से, सदरों से हमने चर्चा की है, मीटिंग की है और उनने हमें काफ़ी चीज़ें बताई हैं, पेपर्स भी दिए हैं, उनका हम अध्ययन कर रहे हैं और धीरे धीरे उन पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। अपने कार्यालय में बैठ के जो हमें ग्राउंड रियलिटी या जो कागजात हमें ज़िलों से प्राप्त हुए हैं उनमें हम लगातार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। भोपाल की जहाँ तक बात है, मैं भोपाल के मामले में मैंने 4-5 कामों को देखा, खास करके आपको यहाँ रोकना चाहूँगा कि भोपाल की आप बात कर रहे हैं। भोपाल में अभी मुझे जानकारी मिली है कि 2 संपत्तियाँ जो कि भोपाल के अंदर मौजूद हैं, वक्फ संपत्ति हैं, इसमें एक संपत्ति को तो बेचने की कार्रवाई चल रही थी किसी व्यक्ति द्वारा और दूसरा एक संपत्ति जो है वो मोती नगर, जहाँ पर रेलवे ना कब्जा बता रहा था और अपनी भूमि बता रहा था, उस पर आपने कार्रवाई की है। तो सबसे पहले हम इलाही बख्श मस्जिद बरखेड़ी की बात करें तो क्या मामला था? वो मामला ये था कि एक मेन रोड पे बरखेड़ी में एक मस्जिद है जिसकी भूमि किराए से ली गई थी, फिर किराया देना बंद हो गया। वो प्रकरण धारा 54 में हमारे यहाँ लंबित था। पूर्व सीओ के द्वारा भी वो सुनवाई हो रही थी लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो सुनवाई लंबित रही। मैं जब से आया हूं तो तेज़ी से हर दिन कुछ ना कुछ प्रकरणों को मैं पेशी लगा के उन पर सुनवाई कर रहा हूं। इसी तारतम्य में ये बरखेड़ी वाला मामला भी था। 5-6 अवसर देने के बाद पूरी सुनवाई और पूरी लीगली तौर पे सब कुछ हो जाने के बाद मैंने उसमें निर्णय दिया। वो जगह जो है
तकरीबन 4400 वर्ग फीट की जो ज़मीन है, उसमें लकड़ी का पीठा का काम चल रहा था। वो नाजायज़ था, वो किराया भी नहीं दे रहे थे और गलत तरीके से उसको अतिक्रमण किए हुए थे। उस पर हमने फैसला सुनाया है और ट्रिब्यूनल के द्वारा ट्रिब्यूनल को भेजा गया है इसको पारित करने के लिए। ट्रिब्यूनल से भी वही होगा, उम्मीद करता हूँ। जो मैंने निर्णय दिया है HCO, उनको वो जगह अतिक्रमण मुक्त करना पड़ेगी और हम प्रशासन से मदद लेकर के उसको अतिक्रमण को हटाएंगे। लगभग कितनी कीमत की प्रॉपर्टी है वो तकरीबन 4 से 5 करोड़ के आसपास ज़मीन वो होना चाहिए, क्योंकि मेन रोड की ज़मीन है वो, और उस पर वो कारोबार कर रहे थे। और उसको कुछ लोगों ने जो है उसको बेचने की भी रुचि हुई थी। वो अपने मंसूबे पर कामयाब नहीं हो पाएंगे किसी भी तरीके से। और वक्फ की प्रॉपर्टी को वो कभी ख़रीद नहीं सकते हैं, ना वो नामांतरण करवा सकते हैं। मैं यह संदेशा भी देना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल या उसके माध्यम से, कि वक्फ की संपत्तियाँ जिस वाकिफ़ ने भी अपने पुण्य के काम से दान दी हैं, अल्लाह के नाम से दान दी हैं, वो वास्तव में अल्लाह की प्रॉपर्टियां हैं। उन पर कोई काबिज नहीं हो सकता और किसी को होना भी नहीं चाहिए। समाज के लोगों को मैं आह्वान करता हूं कि वक्फ या प्रॉपर्टियों को बचाने में तन मन धन से लगे। साथ में अन्य समाज के लोगों से भी मैं ये अनुरोध गुजारिश करना चाहूँगा कि वक्फ की संपत्ति अगर कोई खुर्द-बुर्द कर रहा है, बेच रहा है, तो वो ना ख़रीदें और जो बेचने वाला है उसके ख़िलाफ़ भी वो सामने खड़े हों, जिस तरीके से हमारी वक्फ की संपत्तियों को बचाया जा सके। मोती नगर का मामला अभी मेरे सामने आया, जो कि रेलवे ने दावा किया कि हमारी ज़मीन है और उन्होंने नोटिस दिया। वहाँ जो लोग रहवासी हैं, वहाँ जो लोग रह रहे हैं मोती नगर में, उनको उन्होंने हटाने के लिए कहा है। तो उसमें क्या कार्रवाई की? पता लगा कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। उसमें मुझे एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं, लेकिन 56,000 कुछ वर्ग फीट हमारी ज़मीन है। उसमें मस्जिद हमारी तामीर है और भी वहाँ आवास बन गए हैं जो रेलवे लाइन सुभाष नगर के आसपास बनी हुई है। मुझे संज्ञान में लाया कि वहाँ नोटिस चस्पा हो गया है रेलवे के द्वारा और वो गैर तरीके से लगाया गया है, हमारी ज़मीन पर लगाया। हमने कलेक्टर महोदय को तत्काल पत्र लिखा, उनको भी कॉपी दी कि ये हमारी जो संपत्ति है वहाँ जो भी वर्ग फीट है उसका सीमांकन करवाया जाए और हमारी ज़मीन को छोड़ करके रेलवे को या शासन प्रशासन को जो काम करना है वो किया जाए। और मुझे इसमें रिस्पांस भी मिला और वो जगह पे मुझे मालूम चला है कि रेलवे ने जो नोटिस वगैरह दिए थे वो वापस ले लिए। तो अब जो आने वाला वक्त है, अभी आपके पास समय भी कम है। आप जो है 7-8 महीने के लिए यहाँ पदस्थ हैं, क्योंकि आपका रिटायरमेंट का भी समय आने वाला है। तो ये 7-8 महीने आपके लिए कितने कीमती हैं और आप वक्फ बोर्ड के लिए क्या करना चाहते हैं? मैं वक्फ बोर्ड में एक दिन एक घंटे मेहनत करके वक्फ बोर्ड के निज़ाम को, जो यहाँ पे समस्या हैं उनके निराकरण के लिए मैं पूरी हिम्मत, मेहनत और लगन, विवेक के साथ जुड़ा हुआ हूँ और अपना कोई भी समय नष्ट किए बगैर वक्फ के हित में, वक्फ या प्रॉपर्टी को बचाने के हित में का मैनेजमेंट ठीक रहे, मुतवल्लियों का गठन हो, सदर कमेटियों का गठन हो, इन सब के लिए बेहतर से बेहतर काम करने के लिए मैं कृतबद्ध हूँ। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे आगे समय में भी कि जो निज़ाम बिगड़ा हुआ था उसमें मैं बेहतर काम करूंगा और आप भी पाएंगे कि हाँ अब यहाँ सुचारू रूप से काम चल रहा है। एक बार फिर मैं इसी बात को दोहराऊंगा कि जब तक कमेटियाँ जो हैं, जो आ रही हैं पूरे प्रदेश से बनने के लिए, जब तक वो प्रभावी रूप से बनेंगी नहीं और काम शुरू नहीं होगा और रोक लग जाएगी उनके ऊपर, कमेटियां बन नहीं पाएंगी, तो कैसे सुचारू रूप से काम चल पाएगा? कैसे, किस तरह वो संपत्ति को जो है, वक्फी संपत्ति को किस तरह कौन देखेगा उसको? जब तक कमेटी नहीं होगी, जब तक कैसे उसको जो है वो अवेरा जा सकता है? बेशक सही बात है आपकी। अगर हमारी वक्फ प्रॉपर्टियों की कमेटियां नहीं बनेंगी, कोई उनको देख रेख करने वाले लोग नहीं आगे आएंगे,
तो उन वक्फ प्रॉपर्टियों को बचा पाना बहुत मुश्किल है। कमेटियों का गठन बहुत तेज़ी से निरंतर होना चाहिए और जिसमें अगर कोई कमी इसमें है तो मैं इसमें तेज़ी लाऊंगा और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अपने समाज के लोगों को, अपने कौम के लोगों को ये गुजारिश करना चाहता हूं कि कोई वक्फ की प्रॉपर्टी है, कोई वक्फ है, अगर उसकी कमेटी नहीं बनी है तो आगे आएँ, अच्छे लोगों को के साथ जो है तय करके यहाँ कमेटी बनाने के लिए आवेदन भी करें और कमेटियों का काम भी यहाँ बहुत तेज़ी से हम आगे बढ़ाने वाले हैं और इसमें हमारे प्रशासक महोदय भी हमें सहयोग कर रहे हैं। मैं अपेक्षा भी कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी से जल्दी ये कमेटियों का काम तेज़ी से बनने का काम शुरू हो जाएगा, जो चल भी रहा है, साथ में चल भी रहा है और तेज़ी से होगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए हसरुद्दीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के नए CEO शेख हसरुद्दीन, जो कि वक्फ की समस्याओं पर, वक्फ की संपत्तियों पर अपनी राय जाहिर कर रहे थे।